हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हड़प्पा हो गया था, मोहनजोदड़ो, बनावली, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। दोस्तों, ये सारे पॉइंट हमने करा दिया था और इसी में बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं और क्या क्या हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पे हर तरह से एक किलाबंदी होता था। व्यापार के कार्य एक तरफ होते थे, प्रशासनिक कार्य एक तरफ होते थे, आवासीय कार्य मकान एक तरफ होते थे और मार्केट जो लगता है, जिसे वर्तमान में हाट कहते हैं। हाट का मतलब होता है उठाई बाजार। उठाई बाजार, तो उठाई बाजार जो होता है उसे हाट कहा जाता है। जैसे अभी भी गांव में लोग बोलते हैं बाजार हाट। तो बाजार का मतलब होता है स्थायी मार्केट और हाट का मतलब होता है उठाई, यानी अस्थायी बाजार, अस्थायी मार्केट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वप्रथम गेहूं और जौ का सर्वाधिक उत्पादन करते थे और उसी का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे और इसी का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मिठास के लिए, जैसे आज हम लोग चीनी है ये सब इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद मार्केट, शहद जंगलों से या और कहीं से उनको मिल जाता था, प्राप्त हो जाता था आसानी से। और आज के समय में तो स्वच्छ शहद तो नहीं मिलता है, तो हम लोग चीनी खाते हैं, लेकिन ये लोग शहद खाते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा आगे थे हम लोगों से। तौल की माप जो है, जो तौल की माप थी वो 16 के अनुपात में था। 16 के अनुपात में। तो फसल में क्या उगाते थे? गेहूं और जौ। मिठास के लिए शहद। तौल 16 के अनुपात में था। और एक शब्द मेसोपोटामिया के अभिलेख में आया है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में आया है मेलुहा शब्द। तो इसका मतलब भी होता है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसके लिए ही मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द का इस्तेमाल होता था। साथियों, एक स्वास्तिक का जो हम लोग देखते हैं, हम लोगों के घर में बनाया जाता है स्वास्तिक। कैसे बनता है? ऐसे। तो जो ये चिन्ह है, सही तो बना है, जो ये चिन्ह है ये सिंधु सभ्यता की देन ही है, हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। साथियों, जब भी मैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ भी बोला जाए तो सब समझिएगा कि एक ही है। मेलुहा शब्द हड़प्पा सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया जाता था मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया, ईरानी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चाइना की सभ्यता,
ये सब एक साथ पैरेलल अलग अलग सभ्यताएं थीं। रोम की सभ्यता, और इन सब से व्यापार भारत का होता था, यानी हड़प्पा सभ्यता का होता था। तो जो ये स्वास्तिक है, इससे पता चलता है कि सूर्य जी की पूजा, सूर्य की पूजा हड़प्पा के लोग करते थे। और पशुओं में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता था कोबड़ वाला बैल, कोबड़ वाला बैल, जिसे आज नंदी के नाम से आप जानते हैं, नंदी। तो ये बहुत पवित्र माने जाते थे और इनकी पूजा होती थी। और एक सिंगी गाय, एक सींग का जो होता था, एक सिंगा, अब यहाँ पे ये था इसलिए बनाए तो बहुत अच्छा बना देते हम। चलो ये गाय समझ लो है एक सींग वाला। तो ये भी हड़प्पा सभ्यता का बहुत पवित्र माना जाता था। तो साथियों, पशुओं में कोबड़ वाला बैल पूजनीय था। अनाज गेहूँ जौ, मिठास के लिए शहद, तौल की माप 16 के अनुपात में। मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द सिंधु के लिए। स्वास्तिक सूर्य पूजा की जो है अभिलेखीय साक्ष्य, और स्वास्तिक इनका हड़प्पा की देन है। माना जाता है कि ये सूर्य की उपासना करते थे। साथियों, नगरीय सभ्यता, अब आप लोगों को दिमाग में ये आता होगा कि मेसोपोटामिया क्या है, ईरानी क्या है। ये जो वर्तमान में पाकिस्तान, भारत का कुछ पार्ट और थोड़ा सा अफगानिस्तान का पार्ट, ये सिंधु घाटी सभ्यता था। यहाँ पे जो आज की मिस्र है, ये मेसोपोटामिया हुआ करता था, ये मेसोपोटामिया। और यहीं के पास में एक ईरानी सभ्यता था, ईरानी सभ्यता। और यहाँ से भूमध्य सागर के पास में यहाँ पे एक रोम सभ्यता थी, और इधर चाइना सभ्यता। तो उस समय ये 4-5 सभ्यताएं साथ में थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप सभ्यता यही था, हड़प्पा सभ्यता। ये सबसे ज़्यादा विकसित था। हमारी यहाँ की रोडें इस समकोण पे काटती थीं, बहुत स्वच्छ रूप से चलती थीं। यहाँ सब मकान एरिया हुआ करते थे ऐसे, इधर रोड, फिर इधर रोड, फिर मकान। और जो मकान के दरवाजे थे, वो दरवाजे रोड के तरफ ना खुल के उसके पीछे से खुलते थे। जैसे मान लीजिए इधर दरवाज़ा है, रोड है, तो मकान ऐसे बने होते थे, तो इधर नहीं खुलते थे, इधर खुलते थे। यानी सुरक्षा के पूरी व्यवस्था थी। और नालियाँ ढकी रहती थीं, आज की तरह नहीं है कि नाली खुली है, बह रही है, बदबू दे रही है। इन लोगों की नाली जो है ऐसे बने होते थे और नाली ढकी होती थी, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी। और रोड इतने चौड़े इनके होते तो मिट्टी के ही थे, एक साथ 24 बैलगाड़ी साथ में जा सकती थी। जो इनका हाईवे होता था, वो 24 बैलगाड़ी एक साथ जा सकती थी। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी इनका हाईवे रहा होगा। और एक जगह से दूसरे जगह पे यातायात के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे नदी का। नदी का प्रयोग क्यों करते थे? जैसे बड़ा सामान ले जाना है तो आप ज़मीनी यानी स्थल मार्ग से ले जाने में बहुत ज़्यादा अक्षम हो सकते हैं। और अगर आप नदी के माध्यम से जाते हैं तो नदी का बहाव का समय इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही बहाव उस दिशा में होता है और लोग अपना सामान लेकर उतर जाते थे और कुछ अपना मेहनत करते थे और कुछ बहाव के साथ वो गंतव्य तक पहुंच जाते थे।
सिंधु घाटी की सभ्यता स्त्री प्रधान थी, स्त्री प्रधान। अतः इसे कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। साथियों, पितृसत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक की जो प्रवृत्ति होता है, यह माना जाता है कि जो घर का मुखिया है उसमें किसका नाम चलता है, किसका योगदान चलता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में स्त्रियों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। तो माना जाता है कि वहाँ पे देवी की पूजा, उर्वरता की देवी और ऐसे कई अन्य गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे। तो व्यापार, अब कोई भी एक देश है तो दूसरे देश से व्यापार तो करेगा ही। कुछ यहाँ से सामान लेगा तो कुछ इनको सामान देगा। तो सिंधु घाटी के लोग सोना जो है वो मैसूर से, अब देखिए यहाँ पे ये भारत है, तो दक्षिण में दायमाबाद के ऊपर ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता था। यहाँ पे द्रविड़ियन सभ्यता भी था, लेकिन कहा जाता है कि ये इसी का रूप था, इसलिए इसको अलग से नहीं पढ़ा जाता है, इसी में पढ़ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन कर्नाटक से सोना, जिसे मैसूर कहा जाता था उस समय, मैसूर से सोना मंगाया जाता था, अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था और फारस से। ये जो पार्ट है यही फारस है। तो यहाँ से सोना मंगाया जाता था, अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था और मैसूर से मंगाया जाता था। तांबा आज भी राजस्थान का खेतड़ी जो है खान बहुत ही प्रसिद्ध है। खेतड़ी तांबा के लिए आज भी प्रसिद्ध है। तो तांबा राजस्थान के खेतड़ी से और बलूचिस्तान पाकिस्तान से मंगाया जाता था। से मंगाया जाता था। और चांदी अफ़गानिस्तान और इराक से, सोना मैसूर अफ़गानिस्तान फारस, तांबा राजस्थान के खेतड़ी और बलूचिस्तान से, चांदी अफ़गानिस्तान और इराक से, सीसा दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। सीसा जो है वो दक्षिण भारत से, टिन अफ़गानिस्तान से और महंगे पत्थर सौराष्ट्र मतलब गुजरात, महंगे पत्थर गुजरात, फारस और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। इसे गोमेद भी कहा था, गोमेद, सौराष्ट्र से। और लाजवर्त एक धातु होता है, लाजवर्त, जो आभूषण के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण का कारण होता है। तो ये मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था, मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान हुआ, उसके बाद पतन। तो उत्थान के कई कारण हो सकते हैं। आवश्यकता, कहा जाता है एक राज्य हम क्यों बनाते हैं।
एक राज्य को बनाने में हम कुछ अपना त्याग करते हैं, अपनी शक्तियों को कम करके राज्य को शक्ति देते हैं कि हमारी सुरक्षा को बनाए रखे। ऐसे उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण अवस्था में रही होगी, तब लोगों ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ नियम विनियम बनाए होंगे और एक आधार तैयार हुआ होगा। धीरे धीरे वो नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो गया। लेकिन क्या नगरीय सभ्यता में परिवर्तित होना, अलग अलग इतिहासकारों ने पतन के कई अलग अलग कारण भी बताए हैं। तो क्या कोई एक कारण पतन का हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। और जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है, ये निश्चित है। तो हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हुआ। जैसे गार्डन चाइल्ड महोदय हैं, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, इन दोनों लोगों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वह बाहरी आक्रमण की वजह से हुआ है, यानी कि आर्यों का आक्रमण। पहले जो अपने आप को आज आर्य बता रहे हैं वो मूल रूप से भारतीय नहीं थे, वो मध्य एशियाई थे। वहाँ से आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता पे कब्जा किया। ऐसा किसका मानना है? गार्डन चाइल्ड महोदय का और व्हीलर महोदय का। साथियों, कौन सा इतिहासकार अपनी टिप्पणी किस तरह देता है उस पर ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ का रहने वाला है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय ने जो बातें बताई, उस समय वो ब्रिटिश थे और हम लोग गुलाम थे उनके। तो ये दिखाना चाहते थे कि देखिए, हमेशा आप पे ही बाहरी लोगों ने राज किया है और इसलिए हम भी कर रहे हैं, आपके अंदर शासन करने के गुण नहीं हैं। तो इन्होंने बताया बाहरी आक्रमण। एक हैं S.R. राव, S.R. राव, इन्होंने बताया कि बाढ़ से हुआ है। इन्होंने आर्यों का आक्रमण बताया और इनका साथ दिया मैके ने। इन दोनों लोगों ने कहा कि बाढ़ आया और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को डुबा ले गया। अब ये कहाँ बैठे बैठे बता रहे हैं? वर्तमान भारत में। ऐसा इन्होंने कैसे कह दिया होगा? जब कोई बाढ़ आता है तो कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीज़ें एकत्रित कर देता है, जिसे बोला जाता है मलबा। तो हो सकता है साक्ष्य में कई जगह मिला हो, जो कि मिला भी है, जैसे मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से मिले हैं ऐसे साक्ष्य। लेकिन क्या इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि केवल बाढ़ से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई? नहीं। तो बाढ़ इन्होंने बताया। साथियों, याद रखना है, प्रश्न यही प्रश्न टप है जो अभी तक आपने पढ़ा, वो हल्के प्रश्न हैं जो एग्जामों में आते हैं। लेकिन टप यहाँ बन जाता है कि किस इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ है, या बाढ़ से हुआ है, या नदी के परिवर्तन से हुआ है, या भूकंप से हुआ है, आग लगने से हुआ है, महामारी से हुआ है, जलवायु परिवर्तन से हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि से हुआ है, या रूढ़िवादी मानसिकता को बताया है। जैसे M.S. वत्स महोदय हैं, इन्होंने कहा कि बाढ़ न बाढ़ से हुआ, न आर्यों के आक्रमण से हुआ है। इन्होंने कहा नदी के परिवर्तन से हुआ है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, हाथी कैसा है। तो कुछ लोगों का मानना है जो हाथी को, कि हाथी एक सांप जैसा है, हाथी एक गधा जैसा है। मतलब अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से लोगों ने उसका आकलन किया। जिसने पैर छुआ उन्होंने गधा बताया, जिसने पेड़ छुआ उन्होंने कुछ और बताया, किसी ने सूंड छुआ
तो उन्होंने एक पेड़, सांप, अजगर, पता नहीं क्या क्या बताया। तो इसलिए जैसा जिसने अनुमान लगाया उन लोगों ने वैसी बातें बताई। एक महोदय हैं R.L. राइक्स, R.L. राइक्स, इन्होंने कहा कि किसी से नहीं हुआ है, ये भूकंप से हुआ है। हड़प्पा का पतन भूकंप से हुआ है। और एक कैंडी महोदय हैं, कैंडी, जो आज कैंडी खाते हैं वो कैंडी नहीं, एक कैंडी महोदय थे, इन्होंने कहा है तो महामारी से हुआ है। और हिंदुस्तानी दो और आथर हैं, रोमिला थापर और A.L. बासम, इन दोनों लोगों ने भारतीय इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत अच्छी बुकें भी लिखी है। और UPSC में रोमिला थापर जी का माना जाता है कि कॉपी वापी भी चेक करती हैं, JNU की, दिल्ली की प्रोफेसर हैं। तो इन लोगों ने भी बताया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी मानसिकता के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि था। जब कहीं पे भी जनसंख्या अति से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पतन होता है। आप बताइए, आज से तो ज़्यादा नहीं रहा होगा। मोहनजोदड़ो में 35-40 हज़ार की जनसंख्या उस समय थी, और आज हिंदुस्तान ही अकेला अपने आप में है 140 करोड़ पहुंचने वाला है। तो यहाँ तो पतन नहीं हुआ। तो क्या साथियों, इसमें किसको मान लिया जाए? इसमें किसी एक को मानना चाहिए या सभी अपने अपने जगह पे सही हैं? तो साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता कोई एक छोटी सी पॉइंट नहीं था। 12.5 लाख से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। हो सकता है कि गार्डन चाइल्ड या व्हीलर महोदय ने जो बातें बताई कि आर्यों का आक्रमण, तो हो सकता है कि जो सबसे कॉर्नर पे रहे होंगे, आक्रमण हुआ, इनको ध्वस्त कर दिए। बाढ़ की बात है तो मोहनजोदड़ो में बाढ़ फैला होगा, मोहनजोदड़ो बाढ़ से समाप्त हो गया होगा। नदी के मार्ग परिवर्तन है तो कालीबंगा से नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ, कालीबंगा ध्वस्त हो गया। भूकंप आया हो, मांडा या ये सब भूकंप से नष्ट हो गए हों। आग लगने से चाहुंदड़ो या अन्य कोई स्थान नष्ट हो गया हो। तो साथियों, हर एक स्थान पे किसी न किसी का योगदान तो जरूर रहा है, और इसलिए कहा जाता है कि सभी, कोई एक कारण मात्र नहीं था, हर एक कारण पर्याप्त था, परंतु कहीं ना कहीं सारे कारण जिम्मेदार थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए। साथियों, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपका सहयोग हमारा प्रोत्साहन है, हमें प्रोत्साहित करता है, जिससे मैं आगे के लिए और प्रोत्साहित होकर बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर के आ सकूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।